दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे यहाँ कई तरह के बैंक हैं। कॉमर्शियल बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक। इन सब बैंकों की अलग अलग खास बातें होती हैं। तो अगर आप सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक में पैसा जमा करते हैं यानी वहां पर आपका खाता है तो आपके लिए सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार सहकारी बैंक आरबीआई यानी जो हमारा केंद्रीय बैंक है उसके निशाने पर है। आर्थिक हालत खराब होने की वजह से या फिर स्कैम घोटाले की वजह से आरबीआई कई बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुका है और कई बैंकों पर कड़ी नजर रखे हुए है। और पिछले 1-2 साल में बहुत सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उस पर तालाबंदी भी हो गई है, यानी उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और लाइसेंस रद्द कर दिए जाने की वजह से जो उन बैंकों के ग्राहक हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने ही पैसों के लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और कई तरह की लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है। आपको हम कुछ बैंकों के नाम बता रहे हैं जो कि हाल के दिनों में बंद कर दिए गए हैं, यानी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जैसे महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ही कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक दी सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस बैंक की स्थापना 1915 में हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं जिसे या तो प्रतिबंध लगा दिया है आरबीआई ने जिसके खिलाफ में, या फिर उसे बंद कर दिया है। तो जो लोग भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि जिस बैंक में वो खाता खुलवाने जा रहे हैं वो बैंक भरोसेमंद है या नहीं है, या फिर अगर किसी बैंक में खाता है तो बैंक के जो प्रदर्शन है, बैंक से जुड़ी हुई जो खबरें हैं, बैंक के जो अधिकारी वर्ग हैं, स्टाफ वर्ग हैं, उनसे जुड़े हुए जो खबरें हैं उस पर नजर रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी खबर तो नहीं हो रही है जिससे कि आपके बैंक पर प्रतिबंध लगाया जा सके या फिर आपका बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा सके। तो चलिए, ये तो कुछ बैंक हैं जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने, और अभी कल ही एक और बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ये बैंक है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला स्थित बागनान में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का नाम है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, यानी पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला स्थित बागनान रोड पर स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने से यह बैंक 13 मई 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा, यानी कोई नया पैसा जमा नहीं रहेगा, जो पैसा है निकासी नहीं होगी। तो इस तरह से पूरा कारोबार बंद कर दिया गया है। तो जिन लोगों का खाता इस बैंक में था उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। हालांकि ऐसी व्यवस्था है कि कुछ लिमिट तक ग्राहकों के पैसे वापस मिलेंगे। तो इस एपिसोड में हम आपको सारी बात बताने जा रहे हैं। तो आरबीआई ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियां पश्चिम बंगाल के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वो बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करे। लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर जो बैंक के ग्राहक हैं उनकी जमा राशि का सब लिस्ट बनाएगा, बैंक के ग्राहकों की लिस्ट बनाएगा, जो लोन है कर्जदार है उनकी लिस्ट बनाएगा, उसके अलावा जो बैंक की संपत्ति है उसकी लिस्ट बनाएगा और इन सब लिस्ट को वो डीआईसीजीसी के पास जमा करेगा, जिसके आधार पर ग्राहकों के पैसे दिए जाएंगे। तो आपको बता दूं कि बैंक पर पहली बार 18 जुलाई 2018 को प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया। जब बैंक पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो एक लिमिट तक ही प्रतिबंध के दौरान ग्राहकों को पैसे निकालने की अनुमति दी जाती है, और वो जो लिमिट होती है उसमें सेविंग्स बैंक अकाउंट भी शामिल होता है, एफडी, आरडी या कोई और स्कीम में जो लगा हुआ पैसा है वो भी शामिल होता है।
करेंट अकाउंट है वो भी पैसा शामिल होता है, आप कैश निकालते हैं बैंक से वो भी पैसा शामिल होता है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी पैसा शामिल होता है, और एटीएम से पैसा निकालते हैं या फिर चेक से पैसा निकालते हैं या फिर डीडी से पैसा निकालते हैं तो वो सब उसी सीमा में शामिल होता है। इसके अलावा बैंक जो है नया लोन नहीं दे सकता है या जो पुराना लोन है उसको रिन्यू नहीं कर सकता है। इसके अलावा अपनी संपत्ति नहीं बेच सकता है। तो इस तरह के काफी सारे प्रतिबंध लग जाते हैं बैंक के ऊपर जब प्रतिबंध लगाया जाता है आरबीआई के द्वारा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रतिबंध लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का, जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। तो रिजर्व बैंक के मुताबिक उसने पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि पहला कारण, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11A और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। दूसरा, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। तीसरा कारण, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा कारण, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होंगे। और पांचवा कारण, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से 5 कारणों की वजह से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अब सवाल है कि जो लोग इस बैंक के खाता धारक हैं यानी ग्राहक हैं, बैंक में उनका एफडी है, आरडी है या फिर सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उनका पैसा वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इस बारे में आरबीआई ने क्या कहा है। तो लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्रवाई शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो पहले लिक्विडेटर की नियुक्ति की जाएगी। तो जो भी लोग इस बैंक के ग्राहक हैं जिनका खाता है वो इस पर नजर रखें कि लिक्विडेटर किसे नियुक्त किया जाता है, कब नियुक्त किया जाता है ना। तो बैंक में जाकर के आप पता करते रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बैंक से अक्सर बैंकों से जुड़ी हुई जो खबरें हो रही है परिसमापक की नियुक्ति या प्रक्रिया, वो खबर बाहर आ नहीं पाती है। तो आपको बैंक से लगातार संपर्क में रहना पड़ेगा। तो बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी डीआईसीजीसी से प्राप्त होगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए तक की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख तक आपके पैसे हैं तो वापस मिलने की उम्मीद है। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो अतिरिक्त जो पैसे हैं उसकी मिलने की उम्मीद आप ना करें तो बेहतर होगा। इसके लिए ग्राहकों को परिसमापक से संपर्क करना पड़ेगा। परिसमापक जमाकर्ताओं की राशि के हिसाब से लिस्ट बनाता है, बैंक की संपत्ति की लिस्ट बनाता है, जमाकर्ताओं को कितनी रकम वापस करना है उसकी लिस्ट बनाता है, उसे डीआईसीजीसी को सौंपता है और डीआईसीजीसी बाद में फैसला करता है पैसा देने के बारे में। तो डीआईसीजीसी को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो यहां पर मैं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। तो दावा निपटान यानी क्लेम सेटलमेंट क्या होता है? तो डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में बीमित बैंक, सभी बैंकों को ये राशि नहीं मिलती है। जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं डीआईसीजीसी से उनको ही ये सुविधा मिलती है, उनके ही ग्राहक को ये सुविधा दी जाती है। और बीमा के करवाने वाले जो बैंक होते हैं उनको कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। तो बीमित बैंक के रूप में पंजीकरण रद्द होने पर निगम प्रत्येक जमाकर्ता को बीमा कवर की सीमा के अधीन पात्र राशि कट ऑफ तिथि के अनुसार बैंक में उसकी जमा या जमाओं और ऋण के आधार पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीआईसीजीसी की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जो बैंक बंद कर दिए गए हैं हाल फिलहाल में उसका भी लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी खबर आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं उसका भी लिंक दिया हुआ है। आरबीआई ने जो नोटिस जारी किया है या जो प्रेस रिलीज जारी की है उसका लिंक दिया हुआ है। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि डीआईसीजीसी के संबंध में जो सवाल उठते हैं उसके जवाब दे रहे हैं। दूसरा सवाल जो उठता है कि दावा सूची कौन तैयार करेगा? तो परिसमापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित आरसीएस या सीआरसीएस द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा दावा सूची तैयार करनी होती है।
परिसमापक सभी लेनदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा जो सवाल है, कट ऑफ तिथि क्या है और इसका क्या महत्व है? तो इसका जवाब है कि बीमित बैंक के रूप में बैंक के विपंजीकरण यानी जो लाइसेंस रद्द होने की तारीख होती है, तिथि कट ऑफ तिथि है। ऋण और अग्रिमों के सेट ऑफ और समान क्षमता और समान अधिकार वाली जमाओं को क्लब करने के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को देय दावा राशि यानी ब्याज सहित जमाकर्तावार सूची कट ऑफ तिथि के अनुसार तैयार की जाती है। चौथा जो सवाल उठता है कि दावों की सूची तैयार करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? तो इसका उत्तर है देयताएं मानी लायबिलिटी। यदि कोई हो के लिए उचित सेट ऑफ करके और समान क्षमता और समान अधिकार वाली जमाओं को क्लब करके आदि से जमाकर्तावार दावा सूची तैयार की जाती है। पांचवा जो सवाल है कि परिसमापक द्वारा दावों की सूची तैयार करने के लिए अनुमानित समय सीमा क्या है? तो सांविधिक अपेक्षा यह है कि परिसमापक की नियुक्ति के बाद वह DICGC द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दावा सूची प्रस्तुत करे जिसमें कम से कम संभव देरी हो और किसी भी परिस्थिति में उसके परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने के भीतर यानी 3 महीने के भीतर उसे लिस्ट सौंप देना है DICGC को। छठा सवाल जो उठता है कि DICGC दावों का निपटारा कैसे किया जाता है? तो इसका जवाब है कि यदि कोई बैंक परिसमापन अधीन होता है तो देयताएं यदि कोई हो के लिए उचित सेट ऑफ करने और समान क्षमता और समान अधिकार वाली जमाओं को क्लब करने के बाद DICGC प्रत्येक जमाकर्ताओं को परिसमापक के माध्यम से अधिकतम 5 लाख रुपए तक स्वीकार्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत मुख्य दावा सूची की जांच करने पर निगम द्वारा स्वीकार्य दावा राशि की गणना की जाती है। यदि परिसमापन बैंक के पास तरल धन उपलब्ध है तो उन्हें DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार पात्र जमाकर्ताओं को तरल निधियों में से भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है और DICGC द्वारा कोई राशि नहीं की जाती है, जारी नहीं की जाती है। हालांकि तरल धन की आंशिक उपलब्धता या अनुपलब्धता के मामले में लागू आंशिक या पूर्ण भुगतान DICGC द्वारा जारी किया जाता है। परिसमापक द्वारा तरल धन से भुगतान की गई राशि का लेखांकन DICGC द्वारा धन राशि जारी करने और निगम द्वारा बैंक से प्राप्त पुनर्भुगतान के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से अब सारी जिम्मेदारी परिसमापक के ऊपर है और फिर DICGC के ऊपर है। तो ग्राहकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा अपने पैसों के लिए। तो इस तरह से यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए झटका है, बुरी खबर है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।